सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन। सॉइल इरोजन को समझने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि सॉइल क्या है। सॉइल टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स अपर क्रस्ट होती है, जो कि बहुत फर्टाइल भी होती है ताकि उसमें क्रॉप्स ग्रो हो जाए। ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया सॉइल कैसी होगी। चाहे अगर हम लोगों के पास प्लेन एरिया है जहाँ पे आप लोगों के पास टेम्परेचर भी अच्छा है, रिवर्स लेक सब कुछ मेंटेन है, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती है। कोई एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, उस एरिया में जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होती है, वहाँ पर हम लोग न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं या बाकी चीज़ ऐड करते हैं ताकि हम लोग को सॉइल फर्टाइल बने। और सॉइल बेस बनती है हमारी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सॉइल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर प्लांट ग्रोथ। सो सॉइल का अच्छा होना और इसका मेंटेन रहना एक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सॉइल को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें जो सॉइल है उसको प्रॉपरली हम लोग मेंटेन करें ताकि वो इरोड ना हो जाए। वो सॉइल होता है। अगर सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, मतलब टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल जो है वो उठ जाती है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। कभी कभार फ्लड आता है उससे सॉइल उठती है, कभी कभार हाई विंड होती है उससे सॉइल की टॉप लेयर रिमूव हो जाती है, तो उसको भी हम लोग कहते हैं ये सॉइल जो है इरोड हो गई, मतलब सॉइल इरोजन इस एरिया पे हो गया है। उस सॉइल इरोजन की वजह से जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होती है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से रन ऑफ होता है। रन ऑफ में बहुत एक्सेस वाटर जो है डिफरेंट चैनल से आके एक ही जगह से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से भी सॉइल इरोजन हो जाता है। और इस सॉइल इरोजन की वजह से फर्टाइल लेयर जो है वो इरोड हो जाती है। इसी चीज़ को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। अगर हम लोग देखें कि ग्लोबल रेट ऑफ सॉइल इरोजन जो है वो बहुत ज़्यादा है देन इट्स फॉर्मेशन, मतलब बनने में बहुत टाइम लगता है और इरोड होने में बहुत कम टाइम लगता है। ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI 2020 की डेफिनेशन है। सॉइल इरोजन जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। लोग डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जहाँ पे सॉइल मजबूत रहता था प्लांट्स की रूट्स की वजह से, उसी एरिया में जब डिफॉरेस्टेशन होती है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस और एनी अदर पर्पस, जो सॉइल है वो लूज़ हो जाती है और वो फिर आसानी से विद सर्टन लिमिटेड फैक्टर्स वो रिमूव हो जाती हैं। तो ये डेफिनीशन है डिंग एट एल 2015 की। उसके बाद इंडिया में कौन कौन से सॉइल इरोजन प्रोन एरियाज़ हैं, उसमें आता है इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और बहुत ज़्यादा एरियाज़ है जहाँ पे सॉइल इरोजन की रिस्क बहुत ज़्यादा है। सॉइल इरोजन की वजह से प्लांट ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है और वाटर क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। सॉइल इरोजन नेचुरली ज़मीन पे होता है और उसी जगह पे हम लोग कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन हो गया है, जिसका रीज़न लैंड डिग्रेडेशन का रीज़न सॉइल इरोजन ही है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन? क्या क्या फैक्टर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन इज रेनफॉल। जब हेवी रेन हो जाती है, जब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है रेनफॉल की, जितना होना चाहिए ग्रेटर देन 6 mm रेनफॉल गिरेगा किसी जगह पे, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन होगा क्योंकि एक्सेस रन ऑफ हो जाएगा। उस रन ऑफ की वजह से जो सिल्ट या ऑर्गेनिक मैटर फाइन पार्टिकल सॉइल के हैं वो उसी रन ऑफ के साथ चला जाता है और सॉइल इरोजन हो जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इंटेंसिव फार्मिंग अफेक्ट करता है सॉइल स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को। इंटेंसिव फार्मिंग को हम लोग इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एरिया को कल्टिवेट करते हैं और लेबर्स भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से जो लैंड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना स्टार्ट करती है। ठीक है। और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब होता है जहाँ पे लोग फार्मिंग करते हैं लेकिन खाली खुद के लिए फार्मिंग करते हैं, वो खुद ही उगाते हैं और वही खाते हैं, वो उसको आउटसाइड यूज़ नहीं करते हैं। चाहे अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो चाहे इंटेंसिव फार्मिंग हो, इन दोनों की वजह से जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करना इंटेंसिव फार्मिंग में, उसकी वजह से भी जो सॉइल की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग होती है वहाँ पे सॉइल ज़्यादा वाल्नरेबल होती है टू सॉइल इरोजन। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लैंड का टिलेज कर देते हैं। टिलेज होता है कि लैंड को हम लोग ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। पहले प्राइमरी टिलेज होता है, फिर सेकेंडरी टिलेज होता है, फिर टर्शरी टिलेज होता है। प्राइमरी टिलेज में हम लोग सॉइल को खोदते हैं और उसके बड़े लंप्स होते हैं, उसके बाद उन लंप्स को दूसरे टिलेज में फर्दर ब्रेक करते हैं, फिर पाउडर जैसा सॉइल बनाने में उसको तीसरा टिलेज लगता है। जब हम लोग ऐसी कंडीशन कर देते हैं सॉइल की तो ये ज़्यादा वाल्नरेबल होता है टू सॉइल इरोजन, अगर फिर थोड़ी सी भी विंड या बारिश ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर को एक कारण बताया गया है सॉइल इरोजन में। थर्ड इज़ वेजिटेशन कवर। ऐसा एरिया जहाँ पे लेस वेजिटेशन कवर होता है वहाँ पे ज़्यादा सॉइल इरोजन होने के चांसेस होते हैं।
तो वेजिटेशन कवर जो होता है इसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है अगर बहुत वेजिटेशन कवर होगा, क्योंकि ये बचाता है हेवी विंड्स और हेवी रेनफॉल से। पहले जब रेनफॉल होता है वो पहले वेजिटेशन पे पड़ेगा, उसके बाद वो ज़मीन पे गिरेगा, मतलब डायरेक्ट कंटैक्ट रेनफॉल को ज़मीन के साथ नहीं होगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग वेजिटेशन को ही कम कर देते हैं तो जो हेवी फोर्स ऑफ रेनफॉल होता है वो डायरेक्टली इन कंटैक्ट विद सॉइल आ जाता है और सॉइल इरोजन हो जाता है। सो वेजिटेशन प्रोटेक्ट करता है फ्लोरा को, लेकिन अगर कम होगा उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है। देन फोर्थ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन है विंड। जब बहुत इंटेंसिटी के साथ विंड्स ब्लो कर रही होती है तो जो लूज सॉइल होती है या सैंडी सॉइल या लाइट सॉइल होती है वो अफेक्ट हो जाती है और ब्लो अवे हो जाती है। देन द लास्ट फैक्टर इज लैंड स्लोप। अगर कहीं पे लैंड का स्लोप ज़्यादा होता है वहाँ पे सॉइल इरोजन जल्दी हो जाता है। ऑन द अदर हैंड फ्लैट लैंड जो है वहाँ पे सॉइल इरोजन उतनी जल्दी नहीं होता है जितना स्लोप एरिया पे सॉइल इरोजन जल्दी हो जाता है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब हम लोग देखेंगे कि सॉइल इरोजन की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला ये है कि इट अफेक्ट्स पीपल्स लाइवलीहुड। इसमें यह आता है एग्रीकल्चरल लैंड सॉइल इरोजन की वजह से अफेक्ट होता है 52%, क्योंकि हम लोग हिली एरियाज़ में ट्रीज़ को काट दे देते हैं। जब हम लोग ट्रीज़ को काट देते हैं हिली एरियाज़ में, वहाँ पे क्या होता है फिर सॉइल इरोजन जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लेन्स पे एग्रीकल्चर होता है वो भी इफेक्ट में आ जाता है और जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है और लॉस हो जाता है। ये IUCN 2017 की डेफिनेशन है। इस लॉस की वजह से फूड इनसिक्योरिटी भी हो जाती है। सेकेंड इज़ क्लाइमेट मिटिगेशन। जैसे कि हम सब लोगों को इसमें पता ही है कि अर्थ की हीट को मेंटेन रखने के लिए जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेंटेन रहना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होता है, जब अर्थ से हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है वो उसकी रिफ्लेक्शन बैक हो जाती है इनटू द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो मेंटेन रहता है और जितना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए उतना रहता है। कुछ हीट जो है वो बाहर चली जाती है एटमॉस्फेयर के बाहर और कुछ हीट वापस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से रिफ्लेक्ट बैक टू अर्थ हो जाती है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ टेम्परेचर रहता है। सारी हीट अगर अर्थ के ही अंदर आ जाएगी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में उसकी क्वांटिटी लिमिटेड होने की वजह से कुछ हीट जो है वो बाहर चली जाती है स्पेस में, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर हम लोग देखें कि ट्रीज़ जो हैं वो कम हो रहे हैं, ट्रीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाएगा तो सारी हीट वापस आ जाएगी अर्थ में रिफ्लेक्ट होके, कुछ बाहर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ और अर्थ में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या रहेगा। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्रॉप्स भी प्रॉपरली ग्रो होंगे, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ग्लेशियर्स भी बिल्कुल सही रहेंगे, और टेम्परेचर अगर मेंटेन रहेगा तो प्रॉपर टाइम पे रेनफॉल होगी, प्रॉपर टाइम पे प्रेसिपिटेशन होगी। तो उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है और उस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मेंटेन होगी अगर हम लोग ट्रीज़ को मेंटेन करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज से बहुत असर पड़ता है अगर हम लोग ट्रीज़ को काट देते हैं। थर्ड वन इज़ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगर हम लोग देखें कि टेरिस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी ज़्यादातर फॉरेस्ट्स में रहती है और 80% फॉरेस्ट में ही रहती है। जब हम लोग फॉरेस्ट को कट करते हैं तो उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है और उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। फोर्थ इज इकोनॉमिक लॉस। जब सॉइल इरोजन हो जाता है उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस भी होता है। कितना होता है, कहा जाता है $8 बिलियन लॉस होते हैं, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी जब कम हो जाएगी, क्रॉप्स ग्रो ही नहीं करेगी प्रॉपरली, क्रॉप्स ग्रो नहीं करेगी तो एक्सपोर्ट क्या करेगी, पैसा कहाँ से आएगा। वाटर की क्वालिटी खराब हो जाती है, या हम लोग कहते हैं हम लोग ओवर यूज़ ऑफ वाटर फिर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि इंडोनेशिया में अगर हम लोग देखें वहाँ पे एग्रीकल्चरल ग्रॉस डोमेस्टिक लॉस 2% हो जाता है बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन। ये सार्टोरी इट अल 2019 की डेफिनेशन है। दूसरी स्टडी में कहा गया है, ये भी इंडोनेशिया के रिलेटेड ही है, कि इरोजन की वजह से 17% नेट इनकम पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये मोलर एंड रैंक की 2006 की डेफिनेशन है। अब हम देखिए कि व्हाट आर द सोल्यूशन टू सॉइल इरोजन्स, कैसे हम लोग सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे जिसकी वजह से सॉइल फ्रेंडली वो प्रैक्टिस हो और जो एग्रीकल्चर है वो प्रॉपरली ग्रो हो। क्या क्या वो प्रैक्टिस, उन प्रैक्टिस में क्या क्या आता है, जैसे ट्रेस फार्मिंग आता है। हम हिली एरियाज में ट्रेस फार्मिंग करेंगे तो हम लोग वाटर लॉस एंड सॉइल लॉस से बच जाएंगे। अगर हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं, मतलब क्रॉप्स उगाते हैं बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स या डिफरेंट ट्रीज़ के बिटवीन हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन बच जाएगा, लैंड भी यूज़ हो जाएगा और सॉइल इरोजन भी बच जाएगा। जैसे कि हम लोग सोयाबीन या मेज़ क्रॉप की इंटरक्रॉपिंग करेंगे बिटवीन ऑयल एंड पाम ट्रीज़। तीसरा चीज़ है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव ग्रोथ ऑफ शैलो रूटेड एंड डीप रूटेड क्रॉप्स करेंगे ताकि सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाए। देन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, एंड लास्ट इज़ कि हम लोग ऑर्गेनिक मैन्यूअर अप्लाई करेंगे ताकि हम लोग सॉइल न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। देन
अब हम लोग कैसे सॉइल इरोजन को फर्दर, क्या सोल्यूशन है कि हम लोग सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं, उसमें आता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस विद इंसेंटिव्स। इसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और फाइनेंशियली गवर्नमेंट और बैंक्स की हेल्प हो जाती है। अगर हम लोग सॉइल इरोजन ख़त्म कर देते हैं तो उसकी वजह से एक हेक्टेयर से $500 का फ़ायदा होता है, ठीक है। ये WRI 2020 की डेफिनेशन है। रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन, जो लैंड ऑलरेडी ही डैमेज हुआ होगा सॉइल इरोजन की वजह से, उसको हम लोग फिर से प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करेंगे ताकि वो फिर से प्रोटेक्ट हो जाए। इसकी वजह से भी हम लोग सॉइल इरोजन को फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है अगर हम लोग फॉरेस्टेड लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करते हैं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस या कंस्ट्रक्शन पर्पस या किसी और पर्पस के लिए, हम लोग फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर देते हैं, चाहे हम लोग वहाँ पे कटिंग करें या हम लोग वहाँ पे बर्निंग की वजह से फॉरेस्ट को ख़त्म करें, उसको हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है और इसकी वजह से जो हमारे गुड्स और सर्विसेज है वो कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाते हैं। ये फॉरेस्ट्स का डिग्रेड हो जाना एक बहुत बड़ा थ्रेट है नाउअडेज। ये भी कहा जाता है कि 1960s के बाद मोर देन हाफ ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, और कहा जाता है कि इसकी वजह से जो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुए, इसकी वजह से 1.6 बिलियन पीपल अफेक्ट हुए हैं। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN 2017 की डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला कॉज जो डिफॉरेस्टेशन जिसकी वजह से होता है वो है एक्सपैंडिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। हम लोग एग्रीकल्चर को बहुत एक्सपैंड किया है, क्योंकि जब भी किसी जगह पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है, फूड की भी बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है, हम लोगों को फूड बहुत चाहिए होता है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं जो हमारे लिए आसान होता है लेकिन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ गई, फूड ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोगों ने फॉरेस्ट को ही क्लियर कर दिया और वहीं पर हम लोगों ने एग्रीकल्चर बढ़ा दिया। हम लोगों ने वहाँ पर क्रॉप्स उगाए, ट्रीज़ को कट किया बिना सोच के कि ट्रीज़ की वजह से कितना एनवायरनमेंट सेफ रहा करता था। ये हम लोगों ने किया बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड। तो वो और भी जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है वो है इलीगल लॉजिंग। इलीगली जो फॉरेस्ट से लोग टिम्बर निकाल कर लेते हैं, उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये डेफिनेशन है WWF 2020 की। डिफॉरेस्टेशन का डिवास्टेटिंग इफेक्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में 17% फॉरेस्ट एरिया जो है अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन, ठीक। WWF 2020 की डेफिनेशन है। दूसरा कॉज जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है वो है फॉरेस्ट फायर्स। बहुत सारे लोग जब जंगलों में जाते हैं, चाहे एडवेंचर्स के लिए जाते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए, पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे जब वो कुकिंग करते हैं, वो वहाँ पे कुछ जलाते हैं, जब वो वहाँ से निकलते हैं वो उस आग को वैसे ही रखते हैं, जिसकी वजह से फिर मेजर लेवल पे फॉरेस्ट फायर लग जाता है, या कभी कभार कुछ और थंडरिंग भी इसका रीज़न होता है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा एरिया जो है अंडर फायर आ जाता है और डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। फॉरेस्ट फायर की वजह से मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट में आ जाती है, फॉरेस्ट जो है वो क्लियर होकर जो वहाँ पे स्पीशीज़ रहती थी उनका जो है घर बर्बाद हो जाता है, और फॉरेस्ट जब डिफॉरेस्टेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी भी लूज़ हो जाती है एरिया की। अब हम देखें कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला इम्पैक्ट है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैसेज जो थे ये फ्रेंडली गैसेज भी है, लेकिन अगर इनका एक्सेस एमिशन हो जाता है तब ये हमारे लिए फ्रेंडली नहीं रहते हैं, हार्मफुल ही रहते हैं। अगर हम लोग देखें कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट होता है, जो कि पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था आपको कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जब ह्यूमंस एमिट करते हैं इनका सिंक है फॉरेस्ट्स, क्योंकि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं तो जब एटमॉस्फेयर में इनकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 0.3%, और जब एटमॉस्फेयर में इनकी कंसंट्रेशन बैलेंस रहती है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। लेकिन जब हम लोग फॉरेस्ट में से फॉरेस्ट्स ही क्लियर कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ना केवल कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और भी बाकी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो कितना बढ़ जाता है? 50% एमिशन हुआ है ग्रीन हाउस गैसेज का बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और ये भी आपको याद रखना है कितना सिंक होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में गैसेज, 228 to 247 गीगाटन्स कार्बन इसमें सिंक होता है। और क्या इम्पैक्ट है दूसरा डिफॉरेस्टेशन का? वो है डिस्ट्रप्शन इन वाटर साइकिल। जो फॉरेस्ट्स हैं ये मेंटेन करते हैं बैलेंस बिटवीन द वाटर, या हम लोग कह सकते हैं लैंड एंड एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्रेसिपिटेशन और वाटर साइकिल का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा है सॉइल इरोजन। जब हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट कर देते हैं, जो सॉइल होती है जो फर्मली अटैच होती थी रूट्स ऑफ ट्रीज़ के साथ, जब हम लोग ट्रीज़ को कट करते हैं जो सॉइल है वो लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन वल्नरेबल होता है ज़्यादा टू इरोड, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। फोर्थ इम्पैक्ट है पीपल की लाइवलीहुड पे। 750 मिलियन लोग रहते हैं फॉरेस्ट में, और 1.25 बिलियन लोग वर्ल्ड में जो है वो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस या शेल्टर पे डिपेंड करते हैं।
डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन सारे लोगों की लाइफ इफेक्ट हुई है। नाउ व्हाट आर द सोल्यूशन टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन? सबसे पहला सोल्यूशन है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। हम लोग एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर को रुकाएंगे, ठीक है, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी कमेटी बनाए जहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्व हो जाए अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर। हम लोग ऑल्टरनेट एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। जो ह्यूमंस है वो टोटली डिपेंड है ऑन फॉरेस्ट, किस किस के लिए, फ्यूल के लिए वो डिपेंड है फॉरेस्ट पे, और वो डिपेंड है बाकी रिसोर्स के लिए। लेकिन अगर हम लोग उन रिसोर्स को अल्टरनेट रिसोर्स यूज़ करें, जैसे कि बहुत सारे लोग घरों में फॉरेस्ट से वुड लाते हैं, जलाकर कुकिंग करते हैं, लेकिन अगर आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग जो वेस्ट हैं उसी को हम लोग गैस बनाएंगे तो वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, हमारे कुकिंग पर्पज़ के लिए हमें गैस भी मिल जाएगा और फॉरेस्ट भी बच जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट रिसोर्स यूज़। फिर क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंजर्वेशन एरियाज़। फॉरेस्ट्स के लिए हम लोग मैनेज करेंगे, कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट को बाय मैनेजिंग दीज एरियाज़, ठीक है। हम फंड्स कलेक्ट करेंगे पीपल से, और ताकि हम लोग फॉरेस्ट का जो रिसोर्स है उसको हम लोग मेंटेन करें, बचा सके और प्रोटेक्ट कर सके। फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन, जिसको हम लोग FLR भी कहते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है जिसकी वजह से हम लोग फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन होने से बच सकते हैं। FLR ये डेफिनेशन है IUCN 2017 की। इसकी वजह से सोशल, क्लाइमेट, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है फॉरेस्ट्स के वो बच जाते हैं। अब इसी FLR के बारे में हम लोग और देखेंगे फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन के बारे में। फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन ने इनिशिएट किए हैं मल्टीपल प्रोग्राम, जैसे कि इरोजन कंट्रोल, एफोरेस्ट्रेशन, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, एग्रो फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन ने इनिशिएट किए हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स, जैसे कि इरोजन कंट्रोल है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, रीजनरेशन इन नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन ने इन प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया हुआ है, जिनकी वजह से इरोजन भी कंट्रोल होगा, एफोरेस्ट्रेशन भी होगी और नेचुरल रिसोर्सेज फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। FLR ने कहा है कि हम लोग डिफरेंट काजेज़ देखेंगे जिसकी वजह से फॉरेस्ट लॉसेस हो जाते हैं। FLR ने बहुत ज़्यादा नॉलेज भी प्रोवाइड की अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कैसे हम लोग एग्रीकल्चर को इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि हमें भी कमी ना हो और फ्यूचर जनरेशन को भी कमी ना हो, और जो फॉरेस्ट्स हैं वो भी बच जाए, उसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और फार्मर्स को कहा कि आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तरीके से एग्रीकल्चर करो ताकि प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट हो जाए, अच्छी इनकम भी आ जाए और फॉरेस्ट्स भी लॉस ना हो। अब कैसे हमें पता चलता है कि जो FLR है ये प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की नॉलेज टू फार्मिंग कम्युनिटीज़? यह हमें पता चलता है बाय बॉन्ड चैलेंज। बॉन्ड चैलेंज में क्या होता है, एक कंट्री और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो वर्क करती है FLR के साथ, ठीक है। ये एक एफर्ट है जिसकी वजह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड लोगों को बोला जाता है, और इसको लॉन्च किया है IUCN एंड जर्मनी ने 2011 में एट ग्लोबल लेवल, ताकि 2020 तक वो 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को डिफॉरेस्टेशन होने से बचाए और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को वो डिफॉरेस्टेशन होने से बचाए। आई होप कि आपको डिफॉरेस्टेशन समझ आया होगा। ऐसी डिजीज़ जो एक ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है जब वो ब्रीथ करता है या वो इनहेल करता है पोल्यूटेंट्स। अब वो पोल्यूटेंट्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं जो एक ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं एयरबॉर्न डिजीज़ेस। सेकेंडली कि ये समझना हमें ये डिजीज़ेस हमें कैसे इन्फेक्ट करती हैं। ये डिजीज़ेस हमें इन्फेक्ट करती है थ्रू स्नीजिंग, कफ और टॉकिंग। जो बैक्टीरियाज होते हैं या वायरसेस होते हैं, जब कोई इंसान छींकता है या खांसी उसको होती है तो अगर वो हाथ अपने मुंह के सामने नहीं रखता है तो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में आ जाता है। फिर जो ह्यूमन दूसरा जो ठीक होता है, जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, जब वो उन बैक्टीरियाज के साथ इन्फेक्ट हो जाता है तो उसको भी वो डिजीज़ लगने का खतरा होता है। जैसे कि एक डेडली वायरस कोरोना वायरस, COVID-19 भी जिसको कहते हैं, वो भी एक वायरस है जो कि एयर में ह्यूमन को इन्फेक्ट करता था। अब अदर एग्जाम्पल क्या है एयरबॉर्न डिजीज़ेस की? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स है एयरबॉर्न डिजीज़ेस की। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़? कैसे हमें पता चलेगा कि हम लोगों को एयरबॉर्न डिजीज़ हुई है? सबसे पहले हम लोगों को कुछ मेजर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि स्नीजिंग है, कोई इंसान कंटिन्यूसली छींक रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं इसमें एयरबॉर्न डिजीज़ का होने का इम्कान है। देन कंजेशन, रनिंग नोज, कफिंग, स्वेलो ग्लैंड्स, सोर थ्रोट, फीवर, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड फटीग, ये कुछ सिम्टम्स थे एयरबॉर्न डिजीज़ेस के। अब हम देखेंगे व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ सिंपल एयरबॉर्न डिजीज़, कैसे हम लोग एयरबॉर्न डिजीज़ से खुद को बचा सकते हैं, क्या क्या ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे एयरबॉर्न डिजीज़ जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज़ दैट वी हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स इनटेक एंड रेस्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बहुत फ्लूइड लेना है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ हम लोग वाटर लेंगे, हॉट वाटर पिएंगे, और हमें रेस्ट भी करना है ताकि हम लोगों से ये जो एयरबॉर्न डिजीज़ है ये ख़त्म हो जाए।
सेकेंड ट्रीटमेंट है कि हमें एंटीवायरल ड्रग्स लेनी है अगर हमें कॉमन फ्लू है तो। थर्ड ट्रीटमेंट है कि हमें एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए, और अगर हमें ज़्यादा फ्लू है तो हमें हॉस्पिटल भी रेफ़र खुद को करना चाहिए। फोर्थ चीज़ कि हमें स्पेशल केयर चाहिए ऑन डिटेक्शन ऑफ दिस एयरबॉर्न डिजीज़। नाउ वी विल सी व्हाट आर डिफरेंट वाटरबॉर्न डिजीजेस। वाटरबॉर्न डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी में प्रेजेंट होते हैं या गंदे पानी में प्रेजेंट होते हैं उनसे हो जाती है, जैसे कि डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, मेनिंजाइटिस और अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। ये सारी डिजीज़ेस हैं जो कि वाटरबॉर्न डिजीज़ेस हैं। वाटर कंटेमिनेट होता है डिफरेंट सोर्सेज की वजह से, जैसे कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से, हाउस होल्ड वेस्ट की वजह से, ह्यूमन एनिमल वेस्ट की वजह से, अनट्रीटेड सीवेज की वजह से और केमिकल एफ्लुएंट्स की वजह से जो वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाता है। वाटर किस बैक्टीरिया से कंटेमिनेट हो जाता है? ई कॉली से या बाकी वायरस से, जैसे कि हेपेटाइटिस। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ होती हैं, इंटेस्टाइनल डिजीज़ हो जाती है। अगर हम लोग डायरेक्ट कंटैक्ट में आ जाते हैं विद अनक्लीन वाटर, उसकी वजह से स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, आई डिजीज़ होती है अगर हम लोग कंटेमिनेटेड वाटर के साथ डायरेक्ट कंटैक्ट में आ जाते हैं। आई डिजीज़ में हम लोग कहते हैं जैसे ट्रैकोमा। डिजीज़ वाटर में मोस्टली होती है जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है या फ्लड आ जाता है, उसकी वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है और वायरसेस की ग्रोथ है वो पानी में बढ़ जाती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी या एक्सट्रीम वेदर इवेंट से जो माइक्रोब्स का फैल जाना बहुत बढ़ जाता है। क्लाइमेट चेंज और बाकी वेदर इवेंट से भी माइक्रोब्स ज़्यादा फैल जाते हैं। डिजीज़ स्प्रेड होती है किसी भी वाटर सोर्स से, तो हम लोगों को इस डिज़ीज़ का डायग्नोज करना चाहिए ताकि हम लोग इन डिजीज़ से बच सकें। ये डेफिनेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ साइंस NIH 2017 की। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले सिम्टम्स ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़ देखा, स्नीजिंग, कफिंग वगैरह। अब हम देखेंगे एयरबॉर्न वाटरबॉर्न डिजीज़ की क्या सिम्टम्स हैं। जैसे कि डायरिया, वोमिटिंग अगर होगा तो वाटरबॉर्न डिजीज़ है, या स्किन, आई, एयर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अगर होंगे तब भी वाटरबॉर्न डिजीज़ है। नाउ हम लोग को क्या क्या प्रिवेंशंस लेने चाहिए जिसकी वजह से वाटरबॉर्न डिजीज़ का ना हो। सबसे पहले हमें प्योरीफाइड वाटर पीना चाहिए, ठीक है। वाटर हमें पीना चाहिए जो क्लीन हो और डर्ट फ्री हो। अब घर में जो हमें टैप वाटर आता है हमें चाहिए कि हम उसको भी पहले बॉईल करें ताकि क्लीन हो जाए। जहाँ पे इन्फेक्शन की रिस्क बहुत ज़्यादा हो तो वो वाटर हमें अवॉइड करना चाहिए। बाथिंग वाटर हम लोगों को यूज़ करना चाहिए जब हम लोग उसमें एंटीसेप्टिक लिक्विड डालेंगे, उसके बाद हमें वो, या टैंक्स में ही हम लोग एंटीसेप्टिक लिक्विड डालेंगे, उसके बाद हमें वो यूज़ करना चाहिए। और जब भी हम लोग खाते हैं या कुछ भी मील कुक करते हैं तो हमें चाहिए कि हम हाथ के हाइजीन का ख्याल रखें, हाथ को हम धोए या सैनिटाइज करें। जो फूड हम लोग खाते हैं हमें चाहिए कि हम फूड भी वॉश्ड फूड खाएं ताकि हम लोग प्रिवेंट करें खुद को वाटरबॉर्न डिजीज़ से। अगर वाटरबॉर्न डिजीज़ है या उनके इम्कानात हैं, हमें चाहिए कि हम लोग पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम वैक्सीन करें। नाउ वी विल सी व्हाट आर सॉइल बॉर्न डिजीज़ेस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज़ के लिए वो हमें गार्डन्स में मिलते हैं या एग्रीकल्चरल फील्ड्स में मिलते हैं, या वर्म जहाँ पे एरियाज वर्म होते हैं, गर्मी होती है, वहाँ पे हमें ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से सॉइल बॉर्न डिजीज़ होती है वो हमें मिलते हैं। या ऐसे एनवायरनमेंट में हमें सॉइल बॉर्न डिजीज़ होती है जहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल होता है और वहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी बढ़ जाती है और सॉइल बॉर्न डिजीज़ हो जाती है। ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से सॉइल बॉर्न डिजीज़ होती है वो सॉइल में ही रहते हैं और ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनको वो अपना होस्ट बनाते हैं और वहाँ पे ग्रो करते हैं उनकी स्किन पे या कहीं आई पे, कहीं पे भी जहाँ पे हमें सॉइल बॉर्न डिजीज़ हो जाती है। ये जो डिजीज़ होती है ये इन्फेक्शस होती है और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ होती है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो दूसरे इंसान को भी इन्फेक्ट करती है। कुछ एग्जाम्पल सॉइल बॉर्न डिजीज़ की है अमीबियासिस, एस्कैरियासिस, हुकवर्म, एंटीरियोबियासिस, क्यू फीवर, लाइम डिजीज़, गार्डियासिस, लेमोनिलोसिस, शिलोसिस, टेटानस एट्सेट्रा। ये डेफिनेशन है जेफरी एंड प्यूटिन की। ये ऊपर से नीचे तक ये जो 4 पॉइंट्स है ये सारी जेफरी एंड प्यूटिन की डेफिनेशन 2011 की है। सिम्टम्स ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीज़ में वाउंड्स आता है, स्किन प्रॉब्लम्स होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। और ये जो इन्फेक्शन होता है ये बिकॉज ऑफ डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड होता है जो कि हमें सॉइल से ही मिलता है या इनहेलेशंस की वजह से हो जाता है। एग्जाम्पल्स है टेटानस, बॉटुलिज्म एंड एंथ्रस। और कुछ सम फंगल इन्फेक्शंस जो कि सॉइल से ही होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और ऐसे लोगों में ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जिनका इम्यूनिटी वीक होता है। ये बॉमगार्डन 2012 की डेफिनेशन है।
नाउ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सम सॉइल बॉर्न डिजीजेस। सबसे पहले जब हमें लगे सिम्टम्स से कि कोई भी इंसान इन्फेक्टेड है विद सॉइल बॉर्न डिजीज़, तो हमें चाहिए कि हम उसको डायग्नोज करें कि इसको कौन सी सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। उसके बाद हमें चाहिए कि हम लोग इंटेंसिव केयर करें पेशेंट को, सो दैट इसमें ये जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ है ये इरेडिकेट हो जाए। आफ्टर दैट हम लोगों को यूज़ करना चाहिए एंटीटॉक्सिन या एंटीबायोटिक थेरेपीज़ लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा सॉइल बॉर्न डिजीज़ ख़त्म हो जाए। और हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि हमें किस सोर्स से इन्फेक्शन हुआ, ताकि फ़र्दर हम लोग वहाँ पे ना जाए और फर्दर हमें ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ ना हो। लास्ट है ये प्रिवेंशन कि जहाँ पे भी हेवी रेनफॉल या फ्लड आ जाए वहाँ पे हमें पब्लिक हेल्थ मेजर्स लेने चाहिए, सो दैट सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है। लेट अस सपोज ये एटमॉस्फेयर है और ये अर्थ है। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस रिलीज़ हो जाते हैं जो कि अर्थ में डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से रिलीज़ हो जाते हैं। जैसे हम लोग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल करेंगे या ह्यूमंस एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट गैसेस जैसे मीथेन है, ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं ये गैसेस। अब इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि जो अर्थ में हीट है वो कितनी एटमॉस्फेयर में रहेगी। अगर गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, तो जो हीट निकलती है अर्थ से, ये गैसेस जो है ये इस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो हमारा अर्थ है ये वार्म रहता है। कुछ हीट स्पेस में चली जाती है, तो बैलेंस ऑफ हीट मेंटेन रहता है अर्थ पे, क्योंकि कुछ हीट स्पेस में जाती है, कुछ हीट ये गैसेस जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अर्थ वार्म अप रहता है। जितनी हीट अर्थ को ज़रूरत होती है उतनी ही हीट हमें अर्थ पे मिलती है। जितना एक प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ह्यूमंस के लिए ज़रूरी है, उतना हीट मिलता है। लेकिन जब अर्थ में इन गैसेस की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सारी हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो बढ़ जाता है और डिफरेंट चीज़ें होती है, जैसे कि फ्लड्स आते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं और बाकी चीज़ें। अब मसला ये है कि ये गैसेस की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ जाती है, अब ये गैसेस कैसे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब मसला ये है कि जो ये गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं इनकी कंसंट्रेशन कैसे बैलेंस रहेगी। अर्थ में हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो सिंक करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। फॉरेस्ट जो है ये सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस है उसको इनहेल करता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है। लेकिन जब हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसमें हम लोग ट्रीज ही काट देते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेज जो हैं वो एटमॉस्फेयर में इतने बढ़ जाते हैं कि डिफरेंट फिनोमिनन्स होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है और बाकी चीज़ें हो जाती है। अब क्या गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस जिसकी वजह से अर्थ वार्म अप रहता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहला हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस, देन मीथेन CH4 है इसकी फॉर्मूला, देन नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड कुछ फ्लोरिनेटेड गैसेस मतलब जिनमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs है। ये डेफिनेशन सारी ये जो मैंने ऊपर से ग्रीन हाउस गैस से पढ़ा ये है यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी USEPA 2020 की डेफिनेशन। नाउ द फर्स्ट ग्रीन हाउस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 0.03% होती है, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ा हुआ है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है, एक तो ह्यूमंस है ही सोर्स, और फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से, सॉलिड वेस्ट की बर्निंग से, ट्रीज जलाते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल वेस्ट से और बाकी बायोलॉजिकल एग्रीकल्चरल वेस्ट। देन मीथेन की फॉर्मूला CH4 है। ये रिलीज होता है बाय ऑर्गेनिक वेस्ट, ह्यूमन एनिमल का वेस्ट या लाइफ स्टॉक का वेस्ट या फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन जो हम लोग करते हैं, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस जो हम लोग ये बनाते हैं, उस वक्त भी मीथेन गैस एक्सेस में रिलीज हो जाता है। देन नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये इमिट होता है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से, जैसे कि हम लोग एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स करते हैं, फॉसिल फ्यूल को बहुत जलाते हैं, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट में, उसकी वजह से ये इमिट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इन सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में। देन फ्लोरिनेटेड गैसेस इमिट होते हैं, ये भी इंडस्ट्रियल सोर्सेज से ही इमिट हो जाते हैं क्योंकि ये यूज़ होता है कूलेंट्स में और प्रोपेलेंट्स में। अकॉर्डिंग टू USEPA 2020 रिपोर्ट कहा जाता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की टोटल एमिशन है 2018 की रिकॉर्ड से अगर देखा जाए कि 6,677 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। अब दो प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करती हैं गैसेस का पावर जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है। एक है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और दूसरा है एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को हम लोग GWP भी कहते हैं।
डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस का डिफरेंट हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी होता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है और बाकी गैसेस रिलीज होते हैं, ये ट्रैप करते हैं हीट को। अब कौन सा गैस कितना हीट ट्रैप करेगा वो पोटेंशियल हर एक में अलग अलग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये मेजर करता है कि रेडियो एक्टिव इम्पैक्ट ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस का क्या होगा एक स्पेसिफिक टाइम में। जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है N2O है, इसका 264 टाइम्स मोर पोटेंशियल है देन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग 100 ईयर टाइम स्केल पे देखें, जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, इसका 264 टाइम्स ज़्यादा पोटेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड से कि ये गैस उसको एब्जॉर्ब करे। देन एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम भी मेजर करता है गैसेस का लाइफ टाइम एटमॉस्फेयर में बिफोर वो रिमूव हो जाए किसी और केमिकल रिएक्शन से। अब ऐसा गैस जिसमें GWP ज़्यादा होगा या उसमें एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होगा, वो गैस ज़्यादा अर्थ की वार्मिंग करता है। इससे हमें यही पता चलता है कि कौन सा गैस ज़्यादा अर्थ की वार्मिंग करेगा, मतलब अर्थ में ज़्यादा हीट हो जाएगी प्रोड्यूस, उन गैसेस वो हमें पता चलता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से और एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम से। जिसका वो ज़्यादा होगा उसमें वार्मिंग अर्थ की ज़्यादा होगी। और सबसे ज़्यादा वो पाया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, जहाँ पे अर्थ ज़्यादा हीटअप हो जाता है अगर इन गैसेस की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। इस टेबल में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम डिफरेंट गैसेस या मेजर ग्रीन हाउस गैसेस का दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड विद फॉर्मूला CO2, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पर 100 टाइम हॉरिजॉन पे 1 है और एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम मतलब एटमॉस्फेयर में कितनी देर तक रहेगा वो 100 है। मीथेन CH4, इसका 25 है GWP और एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है 12। नाइट्रस ऑक्साइड N2O का GWP 298 है और एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम 114 है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का फॉर्मूला CCl2F2 का GWP 10900 है और एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का चेंज हो जाना या कभी धूप होना कभी बारिश होना, 1 घंटे के बाद, दोपहर के बाद, आफ्टरनून में, मॉर्निंग में, ये सारी चेंज होना फ्रीक्वेंटली डे में, उसको हम लोग वेदर कहते हैं। ऑन द अदर हैंड 30 to 35 ईयर्स के बाद क्या होगा, क्लाइमेट कितनी वेरिएशन हुई होगी एवरेज वेदर में आफ्टर 30 to 35 ईयर्स, उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट। जब इस वेरिएशन में, इस क्लाइमेट में जब चेंज आती है आफ्टर 30 ईयर्स एंड अबोव, तो हम लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ है। ये डिपेंड करता है कि कितना वेरी करेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या हो जाता है वो देखेंगे हम लोग। जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से है वो है ग्लोबल वार्मिंग और बाकी फिनोमिना, जैसे कि सी लेवल का राइज होना बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, फ्लड्स का आ जाना, स्पीशीज का एक्सटिंक्ट हो जाना, ठीक है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन चेंज हो जाना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाना और बाकी इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से हो जाता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट करती है हमारी अर्थ को। मैंने कहा था आपको कि फॉर एग्जांपल ये एटमॉस्फेयर है, इसमें गैसेस की कंसंट्रेशन होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस है। जो अर्थ से हीट रिलीज हो जाती है, कुछ हीट जाती है स्पेस में और कुछ हीट इन गैसेस की वजह से एक्यूमुलेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में ही, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो गर्म रहता है और स्पीशीज सर्वाइव कर पाती है। अगर सारी हीट स्पेस में चली जाती तो अर्थ बिल्कुल ठंडी पड़ जाती और स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन इन गैसेस की वजह से हीट एक्यूमुलेट होती है एटमॉस्फेयर में, अर्थ गर्म रहती है। अब जब ये गैसेस बहुत बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, जब गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है तो सारी जो हीट है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में ही एक्यूमुलेट हो जाती है और अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जितना उसको गर्म नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से फिर ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और बाकी चीज़ें हो जाती है, जैसे कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है, पॉपुलेशन में शिफ्ट आ जाता है और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा हुआ था, सारा आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेज में मैंने ये पढ़ा है। अब जो ये वेदर में शिफ्ट होता है उसकी वजह से किस किस चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, फूड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है फूड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम लोगों को वेदर में चेंज आ जाता है, क्लाइमेट में चेंज आता है, फूड प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो जाता है, रिस्क इन सी लेवल बढ़ जाता है एंड रिस्क ऑफ फ्लडिंग भी बढ़ जाता है। पहले 50 साल से पहले और अगर आज की बात की जाए तो देखा जाता है कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है ये 2 गुना बढ़ गया है। तो यही ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। फर्दर कुछ पॉइंट्स जो को आपको याद रखना है वो ये है कि जो भी मैंने ग्रीन हाउस गैसेस डिस्कस किए वो गैसेस फ्रेंडली भी हैं क्योंकि वो अर्थ को वार्म रखते हैं, और अगर उन्हीं गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस की जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अगर इन्हीं गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए हजर्डियस है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ये डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशन 2020 की। नाउ हमें ये याद रखना है कि क्या कोई एफर्ट्स हैं
उसकी वजह से ग्लोबल चेंज जो है या क्लाइमेट चेंज जो है वो कम हो जाए। हाँ, एफर्ट्स लगाए जाते हैं। रिसेंट एक एफर्ट लगाया गया 2015 में जिसको कहा जाता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट एक ऐसा इंटरनेशनल ट्रीटी है, मतलब ये ऐसी एग्रीमेंट है जो क्लाइमेट चेंज पे है। अगर हम लोग इससे पहला वाला लेक्चर याद करें, उसमें हम लोगों ने पीओपीज में देखा था, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में, कि पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए एक एग्रीमेंट है जिसको हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन कहते थे, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट था पोल्यूटेंट्स को कम करने का। इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट है, ये अडॉप्ट हुई है इन 2015 12 दिसंबर। इसको 196 पार्टीज ने इसमें एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। और ये कब इफेक्ट में आई है? 2016 4 नवंबर। पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस या पेरिस एग्रीमेंट को ऑफिशियली कहा जाता है 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इसीलिए इसको कहा जाता है COP21, जिसका मतलब है 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कितनी पार्टीज? 196 पार्टीज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन में UNFCCC किस पर? क्लाइमेट चेंज पर। इसका एम ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कम करें, ठीक है। ये जो अर्थ में ज़्यादा गैसेस रिलीज हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, को कम करे, चाहे वो फॉरेस्ट फायर्स की वजह से रिलीज होता है, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से रिलीज होती है, या बाकी एक्टिविटी डिफॉरेस्टेशन की वजह से रिलीज हो जाता है, उसको हम लोग कम करें। वो ये लोग कम करें बिलो 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और एग्रीमेंट्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखी एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट। अब हम बाकी एग्रीमेंट्स देखेंगे रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। एक है इंट्रोगोमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। यूनाइटेड नेशन IPCC को बनाया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, WMO ने, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने, ताकि ये हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो कम हो जाए। फिर कहा जाता है अकॉर्डिंग टू AR5 ऑफ IPCC, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वही रेस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। जैसे कि डिफॉरेस्ट्रेशन लोग ही करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक्सेस गैसेस का रिलीज होना लोगों की ही वजह से रिलीज होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेस्पॉन्सिबल है फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दूसरा क्या कहा जाता है कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो 0.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। ये है डाटा 1880 टू 2012 तक का। और ग्लोबल सी लेवल जो है वो भी बढ़ गई है 19 सेंटीमीटर तक। ये डाटा है 1901 टू 2010 तक, ठीक है। और कहा जाता है, ये प्रेडिक्शन है कि इसकी लेवल राइज होगी टू 40 टू 63 सेंटीमीटर बाय 2100 और 24 टू 30 सेंटीमीटर बाय 2065। Now we will see what are other organizations and agreements related to the climate change, जो कहते हैं कि हम लोग climate change को minimize करेंगे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग UNFCCC भी कहते हैं, इस कन्वेंशन को प्रोड्यूस किया है अर्थ समिट ने। अब ये अर्थ समिट क्या होता है? अर्थ समिट होता है, ये एक मीटिंग होती है जो कि ब्राज़ील में हर 10 साल के बाद होती है और स्टार्ट हुई है जून 1992 में। ये मीटिंग इसलिए रखी जाती है ताकि हम लोग अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके और सस्टेनेबल तरीके से हर कोई चीज़ हम लोग यूज़ करें, सो दैट प्रेजेंट जनरेशन भी उन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ ना करे और फ्यूचर जनरेशन को भी किल्लत ना हो। बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे फॉरेस्ट्स हैं, वाटर हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये अर्थ समिट रखी जाती है ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। अब इसी अर्थ समिट ने प्रोड्यूस किया है UNFCCC, और कितनी कंट्रीज़ ने इसको अप्रूव किया है? 197 कंट्रीज़ ने इसको अप्रूव किया हुआ है अभी तक। उसके बाद है हमारा दूसरा, जिसको हम लोग कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट, ये दो ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो हम लोग मेनली क्लाइमेट चेंज के लिए ही यूज़ करते हैं, या क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए दो एग्रीमेंट्स मेन जो मानी जाती है, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट को मैंने आपको पहले ही समझा हुआ है, अब मैं आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बोलती हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है या अडॉप्ट हुआ है जापान में, क्योटो में, और कब हुआ है? दिसंबर 1997 में, और इफेक्ट में कब आया है? फरवरी में 2005 में। अब ये प्रोटोकॉल हमें क्या बोलता है? ये किस चीज़ को कम करना चाहता है? ये प्रोटोकॉल 6 ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना चाहता है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाते हैं तो सिंपल सी बात है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो गैसेस की कंसंट्रेशन बैलेंस रहेगी, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट बैलेंस रहेगा। अब मेनली ये 6 गैसेस की बात करता है, उनमें से पहली गैस, ये ग्रीन हाउस गैस की बात करता है कार्बन डाइऑक्साइड,
मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs और फ्लोरोकार्बन PFCs, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इन सारी गैसेस का कहता है क्योटो प्रोटोकॉल कि इनका एमिशन हमें रिड्यूस करना है। अब ये प्रोटोकॉल कुछ एनकरेज करता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म जिसकी वजह से जो एमिशंस है वो कम हो जाए, जैसे कि कार्बन क्रेडिट सिस्टम है। अब ये कार्बन क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एमिट करती है डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही एमिट करते हैं। अंडर कार्बन क्रेडिट सिस्टम ये इसमें क्या होता है कि एलोवेंस दी जाती है इंडस्ट्रीज को कि आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हो, जैसे कि 1 क्रेडिट बराबर है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतना आप एमिट कर सकते हो। इसी तरीके से जो कार्बन एमिशन होगा एटमॉस्फेयर में वो कम होगा और क्लाइमेट चेंज से हम लोग बच जाएंगे। और क्योटो प्रोटोकॉल क्या करता है, बाकी कंट्री से फंड्स लेता है ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहाँ से फंड्स लेता है ताकि नई टेक्नोलॉजीज लागू कर दी जाए कंट्रीज में, सो दैट जो क्लाइमेट चेंज है वो कम हो सके। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल हमने नहीं देखा था। अब लास्ट है क्लाइमेट एक्शन जून 2019, ये भी क्रिएट हुआ है 23 सितंबर 2019 में। इसको यूनाइटेड नेशन में किया गया है अडॉप्ट, और इसमें भी डिफरेंट लीडिंग कंट्रीज ने हिस्सा लिया है ताकि क्लाइमेट चेंज जो है वो मिटिगेट हो जाए, वो खत्म हो डिप्रेशन जाए। को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है व्हाट इज ओजोन। ओजोन एक गैस है जिसकी फॉर्मूला O3 है। ये प्रेजेंट है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमें ये देखना है क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है। अर्थ की सरफेस के साथ क्लोजली ओजोन प्रेजेंट होना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इससे डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डैमेज टू लंग्स हो सकता है, प्लांट लाइफ इफेक्ट हो सकती है। लेकिन यही ओजोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कहाँ पे? ये स्ट्रेटोस्फीयर में हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में ये अर्थ के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। अब हम देखिए कि कैसे स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है अर्थ के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। सपोज कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ से सनलाइट आती है अर्थ की सरफेस पर, लेकिन हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्थ किन किन लेयर से सराउंडेड है। हम लोगों ने पता है कि अर्थ के सराउंडिंग्स में ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, आयोनोस्फियर है। ये डिफरेंट लेयर्स हैं जो अर्थ की सराउंडिंग्स में हैं। लेकिन क्या आपको पता है स्ट्रेटोस्फियर में एक गैस प्रेजेंट होता है जो पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। वो गैस, उसी गैस को हम लोग कहते हैं ओजोन। ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। अब क्वेश्चन है किससे प्रोटेक्ट करता है? जब सन से रेज पड़ती है अर्थ पर तो क्या हो जाता है, वो रेज जो होती है वो इन लेयर्स के थ्रू पहले ही पास हो जाती है। ये आपको याद रखना है, जो सन रेज अर्थ पे पड़ती है वो होती है यूवी रेज। यूवी रेज इनको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहती हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन अर्थ की सरफेस पे पड़ती है सन से आके, ये बहुत हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। इसकी वजह से स्किन कैंसर्स हो सकते हैं और बाकी डिजीज हो सकती है। लेकिन हम सब इस यूवी रे से कैसे बचे हुए हैं? हम सब लोग इस यूवी रे से बचे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस ओजोन। ओजोन क्या करता है? ओजोन गैस जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है ये एब्जॉर्ब करता है जो सन से यूवी रेज आती है, उसके बाद जो प्योर रेज है विदाउट यूवी रेज वो अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती है। ये हमें याद रखना है। तो ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। इसकी लेयर स्ट्रेटोस्फीयर खुद 30 किलोमीटर की दूरी पर है अर्थ की सरफेस पर, और ये हमें बचाता है यूवी रेज से। ठीक है, ये डेफिनेशन है नासा की, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो ये थिकनेस है वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि ओजोन लेयर की कितनी थिकनेस है? उसको हम लोग मेजर करते हैं डबसेंस यूनिट से, जिसको हम लोग DU भी कहते हैं। अब क्या ये ओजोन जो है, जो हम लोगों ने अभी कहा कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट है, क्या ये जितना प्रेजेंट पहले वक्त से था क्या ये उतना ही अभी भी है? क्या ये पूरे अर्थ को अभी भी प्रोटेक्ट करता है, ये जो ओजोन प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में? अब हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इस ओजोन को खत्म कर रहे हैं, वो भी हमें देखना है। वो हम लोग इसी स्लाइड में देखेंगे। ये आपको याद रखना है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन गैस को खत्म करते हैं। अब आपको पता ही है सबको, अगर ओजोन गैस खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? अगर ओजोन गैस नहीं रहेगा तो जो सन से रेज है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में या अर्थ पे आ जाएगी और वो यूवी रेज इंसान को अफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ओजोन खत्म हो रहा है। अब इस ओजोन को खत्म कौन कर रहा है? डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन को खत्म करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। अब हम देखेंगे ये सब्सटेंसेस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं जो इस ओजोन को खत्म करते हैं और ह्यूमंस को
परेशानी में डालते हैं और डिफरेंट डिजीजेस ह्यूमंस को हो सकती हैं अगर ये ओजोन खत्म होगी, और हो रहा है, ओजोन खत्म आहिस्ता आहिस्ता से इसमें डिप्लीशन हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है। जो ओजोन का डिप्लीटिंग पार्ट होता है, जहाँ पे ओजोन गैस कम होती है, उसको हम लोग कहते हैं ओजोन होल। अब किसने हमें कहा कि जो ओजोन है वो खत्म हो रहा है, ह्यूमंस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लांट्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा? 1974 में दो साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, उन्होंने ही पहले डिटेक्ट किया कि जो ओजोन लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता से डिप्लीट हो रही है। किससे डिप्लीट हो रही है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आजकल हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, बड़ी बड़ी मशीन जो हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं, लेकिन जो उनकी गैस है वो हमारे ओजोन को डिप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से यूवी रेज अर्थ पर आ सकती है और ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर सकती है। जहां हमें फ़ायदा भी पहुंचता है, लेकिन वही उसी का एक्सेस इस्तेमाल करने की वजह से बाकी ज़्यादा इफेक्ट्स भी हैं। अब किसने सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि ओजोन होल है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन हुआ है? ये किस साइंटिस्ट ने किया और कहाँ पे किया? ये डिस्कवर हुआ है अंटार्कटिका में 1985 में। ओजोन होल सबसे पहले डिस्कवर किया गया अंटार्कटिका में 1985 में। ये होल जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जहाँ पे उस होल में क्या हुआ होता है, जो ओजोन गैस है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि 100,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर एक एटम ऑफ क्लोरीन की वजह से। 100,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन डिस्ट्रॉय होते हैं बिकॉज ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन। ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि ओजोन तो एटमॉस्फेयर में है, लेकिन ये बन भी रहा है, लेकिन ये खत्म रैपिड रेट पे हो रहा है एज कम्पेयर टू इट्स रिप्लेसमेंट। नाउ वी विल सी व्हाट आर दीज सब्सटेंसेस व्हिच कॉज ओजोन डिप्लीशन। ऐसी सब्सटेंसेस जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रहा है, गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती है और यूवी रेज पर अर्थ ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, उनको हम लोग कह रहे हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। क्या क्या है ये सब्सटेंसेस जिनसे क्लोरीन रिलीज होता है? जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। हम लोगों ने से पहले देखा ब्रोमीन और क्लोरीन रेस्पॉन्सिबल हैं, तो ब्रोमीन को कौन रिलीज करता है? मिथाइल ब्रोमाइड एंड हेलोन। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस स्टेबल हैं और इनको रेन जो है उस वो डिसॉल्व नहीं कर सकती। आफ्टर दैट जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, प्रोपेलेंट्स में, रेफ्रिजरेटर्स, फायर सप्रेसर्स, फोम इंसुलेटर्स, एयर कंडीशनर्स, वहाँ पे नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से भी एटमॉस्फेयर में ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। अब क्या है वो नेचुरल प्रोसेस? जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, इसकी वजह से भी जो ओजोन है वो डिप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में एरोसोल्स रिलीज करते हैं, जो क्या करते हैं, क्लोरीन को ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं और ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये डेफिनेशन है USEPA 2018 की। और क्या कोई एग्जाम्पल है आज तक जिसकी वजह से ऐसा हुआ? हाँ है, वॉल्केनिक इरप्शन इन माउंट पिनातुबोस 1990। अब हम देखेंगे व्हाट आर द हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन की वजह से स्किन कैंसर होता है, जो मैंने पहले ही कहा, इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, आई कंट्रैक्ट्स होते हैं, और प्लांट ग्रोथ को भी ये ऑल्टर करता है, उस पर भी इफेक्ट पड़ जाता है, और फूड चेन पे, इकोसिस्टम पे, उन सब चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम लोगों ने इसे पहले पढ़ा क्लाइमेट चेंज, उसमें हमने बोला कि अगर क्लाइमेट चेंज को हम लोगों को कम करना है, रिड्यूस करना है इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे काम कर रही है। मेन हम लोगों ने दो देखी थी जिसको डिटेल में हमने पढ़ा था, एक क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। वो ऐसे दो प्रोटोकॉल्स या एग्रीमेंट्स हम कह सकते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज कम होगा। अब क्या ओजोन डिप्लीट होना कोई इसको कम कर सकता है? क्या ऐसे कोई प्रोटोकॉल्स हैं, क्या ऐसे कोई एग्रीमेंट्स हैं? हाँ है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, किन से प्रोटेक्ट कर सके? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से। ठीक है, ये कब हुआ है? ये एग्रीमेंट 16 सितंबर 1987 में, और कब ये इफेक्ट में आया? 1 जनवरी 1989 में। इसको साइन किया है 197 कंट्रीज ने, ताकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को खत्म करे या रिड्यूस करे, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीमेंट हुआ उसके बाद 30 ईयर्स के बाद क्या इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से कुछ फ़ायदा मिला ओजोन की रिकवरी पे? हाँ मिला। 30 ईयर्स के बाद, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के निकालने के 30 ईयर्स के बाद देखा गया, नासा साइंटिस्ट्स ने ये देखा कि जो ओजोन है उसकी रिकवरी हो रही है। किस रीजन में? एंटार्क्टिक रीजन में। फर्स्ट टाइम ये देखा गया एंटार्क्टिक रीजन में ओजोन होल जो है या ओजोन लेयर जो है उसकी रिकवरी हो रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, और लोगों के लिए खुशी भी थी कि जो ओजोन है वो रिकवर हो रहा है। और ये भी कहा जाता है कि 2005 से 20% डिक्लाइन हुआ है ओजोन डिप्लीशन में।
यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है कि जो ओजोन डिप्लीशन है ये हील होगा बाय 2030 इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 2050 तक ये हील होगा साउदर्न हेमिस्फीयर एंड 2060 तक ये हील होगा पोलर रीजन में। Thank you so much. If you like my video, please hit the like button and subscribe my channel for further videos. Till then, take care and thank you so much.